नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत हल्द्वानी पहुंचे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति पंतनगर से घूमकर जो है अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं पंतनगर एयरपोर्ट की, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। दरअसल एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर ये हैं और इस दौरे के दौरान पंतनगर भी वो घूमने वाले हैं और इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए खुद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यानी जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, वो भी पहुंचे। तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं और भी तस्वीरों में लोग हैं जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी मौजूद हैं। दरअसल हल्द्वानी ये पहुंचे हुए हैं घूमने, उसके बाद से पंतनगर जाएंगे और उसके बाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक दिवसीय इनका ये दौरा है, जिस दौरान आप देख सकते हैं जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो स्वागत के लिए खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह उनके स्वागत में यहां पर पहुंचे। तो अपनी पत्नी सहित एक दिन के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे उत्तराखंड दौरे पर और इस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब उनका स्वागत करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी दिख रहे हैं तस्वीरों में और साथ ही आप तस्वीरों में राज्यपाल गुरमीत सिंह को भी देख सकते हैं जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं, उत्तराखंड दौरे पर एक दिन के पहुंचे हुए हैं। अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, हिमाचल प्रदेश। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं और अपनी पत्नी के साथ वो एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। और लालकुआं नगर सहित बिंदुखत्ता क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज के साथ ही गौला नदी में तटबंध निर्माण सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर नारेबाजी की है और तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेताया है कि यदि हम लोगों की मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया जाता है तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विद्युत के लिए क्षेत्र में लाइट का लो वोल्टेज का आना या विद्युत कटौती होना ये बहुत ही बड़ी एक समस्या बनी हुई है क्षेत्र के लिए। और आज 45-50% डिग्री पारा चढ़ गया है, लोगों का घर में जीना हराम हो गया है। लोग घर के बाहर आके छतों में बाहर रह रहे हैं और वैसे मवेशियों का है। तो सरकार को इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार जागे और विद्युत अघोषित कटौती को पूरा करे और ट्रांसफार्मर को बदले, बड़े ट्रांसफार्मर लगाए वहाँ पर। तो ये तो हम बिजली के बारे में दे रखा है। दूसरा, हमने तटबंध के बारे में भी सरकार को ज्ञापन दे रखा है। पिछली बार भी बार हम देते आए हैं, इस बार भी हमने तटबंध के बारे में ज्ञापन दे रखा है। तो आम जन की है, देखिए वोल्टेज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, उत्पादन कम है या डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ये बड़ा सोचने का विषय है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो उस समय बिजली कटौती होती है या वोल्टेज की समस्या होती है। इस वोल्टेज की समस्या से किसान अलग परेशान है, आम जनमानस को परेशानी है। दूसरा यह है कि गौला नदी हमेशा बरसात में तबाही लेके आती है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं चेती है। तटबंध बनने शुरू नहीं हुए हैं, उनमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब बरसात शुरू होगी तो तब तटबंधों में काम शुरू होगा, उसके बाद क्या उनका असर होगा ये आम जनमानस भी जानता है। तो हर बार जो है कि उसी तबाही का ये सरकार इंतजार करती रहती है। पहली मांग हमने ये ली है कि बिंदुकत्ता में जो अघोषित इनकी बिजली कटौती रहती है बिना बताए और लो वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत परेशान है और बार आके ज्ञापन देने का काम करती है, लेकिन ये कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है।
और दूसरा हमने गौला में जो तटबंध की समस्या को लेके हमने दिया, पहले भी हमने इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं। जब नदी अपने उफान पर आ जाती है उस समय ये जेसीबी लेके नदी में उतरने का काम करते हैं। समय रहते ये तटबंध बनाने का काम नहीं करते, जिससे भारी नुकसान जमीन का, मकान का और मवेशियों का, जान माल का खतरा बना हुआ है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द तटबंध निर्माण करें और जो बिजली की समस्या है इससे निजात दिलाएं। पूरे जब से इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लगातार बिजली कटौती, कल रात भी 10 बजे से रात भर, सुबह जब फोन मैंने पहले तो फोन नहीं उठा, सुबह 6 बजे फोन किया, पूरी कभी लाइट 0 हो जा रही है, कभी लाइट 300 हो जा रही है, कभी 250। मेरे खुद घर का फ्रिज फूक गया, मेरे घर के पूरी लाइटें फूक गई हैं और भी औरों के यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। परंतु विभाग से कहते हैं, विभाग सुनने को तैयार नहीं है। मैंने तो कहा भैया ये तो लाइट ही काट दो या लाइट दे दो, ना लाइट काटने को तैयार है। जब मैंने सुबह उनको 6 बजे फोन उठाया मेरा, उन्होंने, तब मैंने उनसे कहा भैया मैं या तो लाइट तुम काट दो, मैं यहीं आ रहा हूँ, नहीं दो और लाइट या तो खोल ही दो। तो तब जाके उन्होंने लाइट काट के तब सुबह 8-9 बजे लाइट आई है यहाँ पर। ये हाल बिजली विभाग का है। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पर बिजली विभाग। ये सरकार की पूरी नाकामी है पूरी है कि इनके अधिकारी जो हैं किसी से फोन करें, फोन उठाने को तैयार नहीं है और बात करने को तैयार नहीं है बिल्कुल। ये और पौड़ी जिले क्षेत्र में बगोली धार मोटर मार्ग के विस्तारीकरण और डामरीकरण कार्य का स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर नाराजगी जताते हुए कार्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर उनकी तरफ से यह स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रोड के विस्तारीकरण और डामरीकरण के कार्य में ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। जो सड़क है खानी शरण से बगोली धार तक पीएमजीएसवाई के द्वारा इस पे काम किया जा रहा है और लोगों की शिकायत थी कि इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल, कच्चे पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और इस कबर भी नियमानुसार नहीं बन रहे हैं और साथ में लोगों का कहना था कि काम बहुत स्लो चल रहा है। लोगों का मानना था कि अभी तक जो है इसका सिविल वर्क जो है पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तब जब लोगों की शिकायत है तो कल अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को साथ लेकर मैं स्थलीय निरीक्षण के लिए गया और वहाँ पर जो मुझे पाया है वास्तव में जो उन्होंने कंक्रीट पत्थर के तोड़े हैं वो कच्चा पत्थर है, वो सोलिंग के काम का पत्थर नहीं है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड मुख्यालय को शिफ्ट करने को लेकर के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पेट्रोलियम सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है, जिससे ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन में भी रोष है। देखिए, कांग्रेस की सरकारों में देहरादून में कई केंद्रीय संस्थान स्थापित किए गए और निश्चित तौर पर उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति भी करी और देश के विकास में योगदान भी दिया। उन्हीं में से ओएनजीसी का स्थान भी मुख्य रूप से आता है और अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार में लगातार ओएनजीसी को शिफ्ट करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ओएनजीसी के कई डिपार्टमेंट को यहाँ से प्रस्थान भी कर गए हैं। वहाँ की कर्मचारी यूनियनें भी लगातार इसका मुखर विरोध कर रही है। आखिर देहरादून से भाजपा की सरकार को नफरत क्यों है? क्यों देहरादून से वो ओएनजीसी मुख्यालय को स्थानांतरित करने का षड्यंत्र रच रही है और लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, पेट्रोलियम सचिव से, भारत सरकार से इसमें पुनर्विचार और हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि ओएनजीसी तो देहरादून की स्थान है और देहरादून में इसका मुख्यालय रहते ही ये विश्व की प्रमुख कंपनियों में शामिल हुई है और इसमें बहुत उल्लेखनीय काम देश की प्रगति में क्या है। अब देहरादून से ओएनजीसी का मुख्यालय शिफ्ट करने का जो षड्यंत्र है वो समझ से परे की बात है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके कोई कारण नहीं है और देहरादून में रहते भी ये अपने कार्य को जारी रख सकता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ओएनजीसी मुख्यालय का विरोध कर शिफ्टिंग का विरोध जारी रखेगी।
और उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर के भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अधिवक्ता नाखुश हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं संग चर्चा की है, जहां हाईकोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएस रावत और सेक्रेटरी ने अधिवक्ताओं के साथ बैठकर जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने हाईकोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से हुई बैठक के में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर जानना चाहा, तो उन्होंने बैठक को औपचारिकता मीटिंग बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर बैठक के उपरांत काशीपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश जोशी ने जब बात की, तो उन्होंने कहा कि तमाम अधिवक्ताओं की एक ही मांग है कि हाईकोर्ट जनहित के लिए नैनीताल में ही स्थापित रखा जाए। तो आज काशीपुर बार एसोसिएशन में हमारी औपचारिक मुलाकात थी माननीय अध्यक्ष जी से, सेक्रेटरी साहब से, पूरी कार्यकारिणी के साथ साथ और भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ एक औपचारिक मुलाकात थी। क्योंकि अभी जो एक मुद्दा चल रहा है हाईकोर्ट का शिफ्टिंग का, तो उसके बारे में विचार विमर्श की एक औपचारिक मुलाकात थी। क्योंकि यहाँ पे काशीपुर बार एसोसिएशन ने बड़ा सहयोग करा, तो इसलिए आज हमने औपचारिक मुलाकात यहाँ पर करी। इसमें आगे के बारे में विचार विमर्श करा गया। इसमें हमारे और सम्मानित अधिवक्ता पूरे का सहयोग रहा और इसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा करते हुए हमारी औपचारिक मुलाकात हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय करी। इसमें सब लोग एक बिंदु थे अधिवक्ताओं की बैठक में कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहना चाहिए। हमारी सबकी मांग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग जो बना था जिस समय, उसमें निर्णय हुआ था भारत सरकार द्वारा कि एक जगह राजधानी रहेगी और एक जगह हाईकोर्ट रहेगा। तो हाईकोर्ट यहाँ पर है नैनीताल में, यहाँ पर विच्छेद किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट नैनीताल में रहना चाहिए। इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहेगा और उसी संबंध में आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कृत कार्रवाई के बारे में हमारे अधिवक्ताओं को बताया काशीपुर में भरी सभा में, और सबने उसमें यही कहा कि हमारी मांग जो है भारत सरकार से और माननीय उच्चतम न्यायालय से कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहे। और चारधाम यात्रा में यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर के एनएचएम कड़े प्रयासों में लगा हुआ है, जिसे देखते हुए आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से चारों धामों में यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। और इसी बात को लेकर के एनएचएम की निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि चारों धामों में कुल 50 जगहों पर मेडिकल आउटपोस्ट खोले गए हैं, यानी लगाए गए हैं, जहां पर एनएचएम के डॉक्टर और हेल्थ वॉलंटियर्स तैनात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनएचएम के सभी डॉक्टर और हेल्थ वॉलंटियर मुख्य रूप से 50 वर्ष से ऊपर की आयु के यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और अगर किसी यात्री को हृदय या सांस संबंधित तकलीफ हो तो उन्हें जरूरत के अनुसार सलाह दी जा रही है। इसमें एक तो हमारी कई जगह पे लगभग 50 जगहों पर हमारे मेडिकल आउटपोस्ट लगाए गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स वहाँ पदस्थ किए गए हैं। साथ में हेल्थ वॉलंटियर्स भी एनएचएम की तरफ से वहाँ पदस्थ किए गए हैं, जो कि 50 से वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उनको एडवाइस भी कर रहे हैं अगर उनको किसी प्रकार की हार्ट रिलेटेड या सांस रिलेटेड समस्या है तो उनको ऊपर जाने के अगेंस्ट एडवाइस भी कर रहे हैं। और साथ में अगर किसी को ड्यूरिंग द पैदल यात्रा या फिर ड्यूरिंग यात्रा के दौरान अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको दवाई या फिर जो एक फर्स्ट एड वाला काम होता है वो भी कर रहे हैं। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो उनको रेफरल का भी एम्बुलेंसेस के माध्यम से उनको रेफर भी किया जा रहा है। और साथ में जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं उनको स्पेशल जो ऊंचे क्षेत्रों में पदस्थ हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव्स का भी प्रावधान इस बार एनएचएम के द्वारा किया गया है। हल्द्वानी और लालकुआं शहर के आसपास चल रहे वाटर पार्क में कई तरह की अनियमितताएं सामने आने के बाद से अब जिला प्रशासन जांच करने की बात कर रहा है। दरअसल हल्द्वानी और लालकुआं में कई वाटर पार्क्स हैं जिनमें सिंचाई की जो है नहर से और ट्यूबवेल से पानी लगाए जाने की शिकायत सामने आई है। जहां एक और भीषण गर्मी में जिलाधिकारी ने पानी की
जो व्यावसायिक गतिविधियों में रोक लगाने की बात कही है। वैसे में वाटर पार्क की शिकायत आने के बाद से उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, क्योंकि वाटर पार्क अभी हल्द्वानी शहर में कुछ नए खुले हुए हैं और जल संस्थान को पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर भी व्यावसायिक उपयोग पानी का हो रहा है तो उसको मॉनिटर करें और जल संस्थान को पुनः इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि वाटर पार्क इत्यादि की भी जांच कर ली जाए। देखिए, इसमें जल संस्थान के माध्यम से और अगर इरिगेशन का पानी लिया जाएगा तो इरिगेशन के माध्यम से जांच करा ली जाएगी यदि अनियमितता पाई जाती है। आपकी जानकारी के अनुसार ये बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से पानी के मानकों को पूरा किया गया है और विशेष तौर पे पानी के लेवल को स्वच्छ रखा गया है और जहाँ पे जो भी गेस्ट हमारे आ रहे हैं उनके भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पानी की जो सिंचाई विभाग की वो है उसका यूज हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पानी है ये ट्यूबवेल का है और ये बहुत कम मात्रा में हम यूज कर रहे हैं जिससे किसी भी तरीके की ग्रामीणों को परेशानी ना हो। सर, पानी की बीमारी को लेकर के हमने इसमें सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए हैं, जैसे कि इसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो हमारी बिल्कुल ना के बराबर है, किसी भी तरीके का आई इन्फेक्शन या बॉडी इन्फेक्शन नहीं है और समय समय पर हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। और लोकसभा सामान्य निर्वाचन मतगणना की तैयारियों के संबंध में नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि हल्द्वानी के एमएपीजी कॉलेज में 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना 8 बजे से प्रारंभ होगी और पोस्टल बैलेट की मतगणना उधम सिंह नगर में होगी। साथ ही सभी अपडेट समन्वय कर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसी के साथ ही विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी कर्मियों को 30 मई और 2 जून को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, मतगणना को लेकर के जनपद नैनीताल की जो टीम है वो पूर्णतया तैयार है। 144 माइक्रो ऑब्जर्वर, 114 सुपरवाइजर और 120 मतगणना सहायक इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इनके ड्यूटी ऑर्डर भी वितरित किए जा रहे हैं। इनका प्रशिक्षण 30 मई और 2 जून को किया जाएगा। इस संदर्भ में समय समय पर चुनाव आयोग से, भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग से जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जो भी प्रशिक्षण सेशंस आयोजित हो रहे हैं, उसमें भी हमारी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें 6 विधानसभाओं में कुल 84 टेबल्स लगेंगी, अर्थात प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगेंगी। तो ये हमारी तैयारियां पूरी हैं, प्रशिक्षण की भी शेड्यूलिंग है, सारा कुछ तैयार है। और देहरादून जिला आबकारी विभाग को दिए गए लक्ष्य को पार कर भारी संख्या में शराब की दुकानों से राजस्व प्राप्त हुआ है और इसी बात को लेकर के देहरादून के सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान ने कहा कि हमें 2023-24 के लिए 591.48 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पार करते हुए हमने लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल हमें 625 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है, जिसे देखते हुए अभी तक हमने लगभग 150 करोड़ रुपए का राजस्व राजकोष में जमा किया है। आबकारी विभाग द्वारा जनपद देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 CR का टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक 1290.55 यानी कि 1290 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 24-25 की जहां तक बात है तो शासन से हमको 625 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी माह मई तक, आज दिनांक तक लगभग 150 करोड़ रुपया हमने राजकोष में जमा कराया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैंकों को लेकर के कई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब अस्पतालों के बाहर खुले हुए ब्लड बैंकों के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे, बल्कि अस्पताल के अंदर खुले ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा और उन्हीं का लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के ऊपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि पहले ब्लड बैंक के लाइसेंस प्राइवेट संस्थाओं को दिए जाते थे, लेकिन अब ब्लड बैंक खोलने के लाइसेंस अस्पताल के अंदर खोलने पर ही लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके अलावा रेड क्रॉस और अन्य चैरिटेबल संस्थाओं को ही लाइसेंस दिए जाएंगे। लाइसेंस, ब्लड बैंक के लाइसेंस पहले प्राइवेट में दिए जाते थे,
अभी क्या है, गवर्नमेंट से बहुत सख्ती कर लिया है हर चीज के ऊपर। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया है, उन्हें आदेश जारी किया है कि जितने भी लाइसेंस ब्लड बैंक में दिए जाएंगे वो हॉस्पिटल के अंदर दिए जाएंगे, और जो चैरिटेबल जैसे रेड क्रॉस है। पौड़ी जीजीआईसी में दोपहर एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन 1.5 घंटे बाद भी एम्बुलेंस विद्यालय नहीं पहुंची। वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस कर्मियों ने बीमार छात्र को 500 मीटर दूरी डीएवी कॉलेज तक पैदल जाने के लिए कहा, जबकि छात्रा एक भी कदम चलने की स्थिति में नहीं थी। बाद में जीजीआईसी की छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल एम्बुलेंस को जीजीआईसी विद्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो वहाँ केस आया था वो एक जीजीआईसी में बच्ची की बीमार होने का आया था। हमारी गाड़ी ने तुरंत मूव करते हुए एकदम से वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे रास्ता बहुत छोटा होने के कारण गाड़ी एक टायर फंस गया, जिसके बाद हमारे जो EMT हैं उनके द्वारा फॉलोअर को बताया गया कि हाँ टायर फंस गया है, बच्चे को थोड़ा नीचे ले आएगी। लेकिन तब तक EMT को ये नहीं पता था कि बच्चे की स्थिति ऐसी है कि वो नहीं आ सकता। तो उस बीच में हमारा द्वारा गाड़ी टायर निकाल के दोबारा दूसरे रास्ते से घूम के वहाँ जाया गया और बच्ची को सही सलामत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे का उपचार आईसीयू में चल रहा है और मैं इंटरनल इंक्वायरी बिठा रहा हूँ। जो भी रिपोर्ट आएगी मैं उसके आधार पर कोई निर्णय ले पाऊंगा। हमारे स्कूल में 12th क्लास में एक लड़की है, काजल नाम है उसका, उसकी तबीयत 7 डेज से खराब हो रही है, 1-1.5 घंटा हो गया है। उसको बहुत ज़्यादा BP लो हो रहा है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, वो बहुत परेशानी में है। लेकिन हमने जब स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ने भी जब एम्बुलेंस को कॉल किया तो वो बोल रहे कि DA के सामने लेके आओ, पर उसकी कोई हालत ही नहीं है। बहुत बार कॉल कर दिया पर वो बोल रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं। फिर हमने बोला कि हम संबंध में मेरे द्वारा CMO से बातचीत की गई है। जो डिले हुआ है 1.5 आवर का, तो उसको इन्वेस्टिगेट भी, इंक्वायर भी किया जाएगा उस मैटर में। और अभी वर्तमान में उस बच्ची का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। संबंध में जांच के पश्चात ही ये कहा जा सकेगा कि उसमें जो दोषी कर्मचारी हैं या किस स्तर पर। 1.5 घंटे से एक लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। एम्बुलेंस को बहुत ज्यादा कॉल कर लिया है, उठाने के लिए तैयार नहीं थे पहले। उसके बाद जब उठाया तो कह रहे DAV के सामने आओ, हम लोग नीचे गाड़ी लेकर के नहीं आएंगे। हमने बोला भी कि हम DM सर को कॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग नहीं डरते। आते हुए हमने बोला कि जल्दी ले जाइए, तबीयत ज्यादा खराब है। एक तो वो भर भी रखी थी और जब वहाँ से एक गाड़ी आ सकती है तो दूसरी भी आ सकती है। उन्होंने कहा हम नहीं डरते, चले जाओ। इनसे कहना चाहूंगी कि एक आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एजेंसी पे काजल का जब मुझे पता चला कि काजल की तबीयत खराब हो रही है, बच्चे मेरे पास आए थे, तो हमने हमारी जो फिजिकल एजुकेशन वाली मैडम है मालिनी मैडम, उन्होंने 108 को फोन किया। तो वो बार बार बुलाती रही। उन्होंने कहा मैडम लास्ट में आप ही कर लीजिए, आप फोन उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने बात की, मैंने कहा 108 वालों को कि आप जो है आइए, हमारी एक बेटी बीमार हो रखी है, वो चल नहीं पा रही है, उसके पाँव मूव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है या तो एजेंसी में लाइए या DAV में लाइए, या आप जो है थोड़ा सा आगे जो चौधरी बिल्डिंग के आगे लेके आइए। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।